हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने समझा था रदरफोर्ड्स का मॉडल, किसका, एटम का। रदरफोर्ड ने ऐसा बोला था कि भैया जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं इसी तरीके से एटम के बीच में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और ऐसा कुछ होता है एटम का मॉडल। खास बात ये थी, उसने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का इतना मास नहीं होता है, सारे के सारे जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो किसके अंदर है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर है। छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा सा, इतने बड़े एटम में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बाकी सारा पार्ट खाली होता है। और सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। बहुत हद तक ये मॉडल सही था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स इसमें निकल के आई जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल। अब पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि भैया रदरफोर्ड ने बोला कि इतना सा न्यूक्लियस, इसके अंदर है सारे पॉजिटिव चार्ज, सारे प्रोटॉन इसके अंदर है। तो मुझे बताओ एक बार कि लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो अगर मैं एक छोटे से न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास रखूंगा, तीसरे प्रोटॉन को फोर्थ प्रोटॉन के पास रखूंगा, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो ये साथ में कैसे रह पाएंगे। लोगों ने पूछा कि भाई तुम कह रहे हो न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन रखा गया और इस सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर साथ में कैसे रह पाएंगे, तो फिर तो तुम्हारे न्यूक्लियस बन ही नहीं पाएगा ऐसे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, देन हाउ सो मेनी प्रोटॉन्स आर contained inside न्यूक्लियस। जब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इतने से न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन किस तरीके से रखा सकते हैं। ही couldn't explain न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर तो भाई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा, प्रोटॉन ही छोड़ के भाग जाएंगे, न्यूक्लियस बचेगा ही नहीं तुम्हारा। तो पहली दिक्कत ये थी। अच्छा देखो, इस दिक्कत को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इस दिक्कत को ऐसे एक्सप्लेन किया गया था कि भाई जो सब एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है, वहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स होता है दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स। वो फोर्स इन प्रोटॉन सबको पकड़ के रख रहा है कि कहीं जाओगे नहीं, सब मेरे साथ रहोगे। न्यूक्लियस फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, फिजिक्स में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो वो फोर्स इन न्यूक्लियस, इन सारे प्रोटॉन को पकड़ के रखता है और कहीं जाने नहीं देता है, इसलिए ये एक साथ इतनी सी जगह पर रह पा रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सेकंड दिक्कत ये आई कि भाई उसने बोला कि सारा का सारा मास प्रोटॉन की वजह से है और लगभग 99% मास इन्हीं की वजह से है। लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ हीलियम एटम का। किसका एग्जाम्पल लिया, हीलियम एटम का। हीलियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। हीलियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, तो मास ऑफ हीलियम एटम कितना आना चाहिए था सर, हीलियम एटम का मास आना चाहिए था 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। बट 2 प्रोटॉन है, तुमने बोला इलेक्ट्रॉन का मास लगभग न के बराबर ही होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हाँ भाई तुम्हारी बात मान ली, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो फिर 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास आना चाहिए था। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, एज पर रदरफोर्ड। लेकिन जो एक्चुअल मास आया, एक्चुअल मास ऑफ हीलियम, वो आया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। 4 इंटू, दुगना आया, जितना था उससे डबल आया। अब रदरफोर्ड ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यार ये क्या हो रहा है, हीलियम में ही नहीं हुआ, सब में हुआ कि भाई सोडियम है या फिर ऑक्सीजन है, सबके अंदर। रदरफोर्ड ने बोला कि अच्छा ऑक्सीजन, तो फिर 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। नहीं, 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन नहीं आया, 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आया। तो रदरफोर्ड की खोपड़ी घूम गई, यार ये कैसे हो रहा है, मास मेरे प्रेडिक्शन से डबल कैसे आ रहा है, और कोई बैठा है के अंदर, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की वजह से मास आएगा, तो फिर डबल कैसे हो रहा है मास। तो इसकी मदद करी इसके दोस्त चैडविक ने आके बोला कि देख भाई टेंशन मत ले, मैं समझाता हूँ। उसने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन ही नहीं होते, इनके अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो कहलाते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। और
जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन। चैडविक ने आके बोला, जेम्स चैडविक नाम था उनका, जो कि न्यूट्रॉन्स के जनक यानी कि डिस्कवरर जाने जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में उन्होंने हमें बताया था। उन्होंने आके बोला कि रदरफोर्ड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही नहीं है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। जैसे अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 वो न्यूट्रल पार्टिकल्स भी है जिन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन्स। तो 5 प्रोटॉन है तो 5 न्यूट्रॉन्स भी, और न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल है। समझ में आई बात? तो फिर इसीलिए मास डबल हो जाता है। जैसे 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, तो मास कितना हो जाएगा सर? 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास दोनों का लगभग बराबर है। तो हीलियम के अंदर भी 2 प्रोटॉन थे तो 2 न्यूट्रॉन थे, इसलिए दोनों का चारों का मिला के 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आया था। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस बात का हम लिखेंगे कि एक्चुअल मास ऑफ एटम was coming approximately double than predicted by रदरफोर्ड। भाई रदरफोर्ड ने जितना प्रेडिक्ट किया था उसका डबल आ रहा था, तो ये भी रदरफोर्ड की मिडिल में गलती थी, लेकिन इस गलती को फटाफट से उसके दोस्त चैडविक ने सॉल्व कर दिया। तो दिस प्रॉब्लम was solved by जेम्स चैडविक। इसके नीचे का पार्ट विजिबल है तो हम सारी कहानी यही लिख देते हैं। हाँ, अभी तो बहुत है। ही सेड, उसने कहा दैट न्यूक्लियस कंटेन सम न्यूट्रल पार्टिकल्स called neutrons to beside, he said that beside proton, यहाँ लिख देते हैं, he said that beside proton nucleus contains some neutral particles called neutrons। ठीक है, उसने ऐसा बोला कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। अब उसने ऐसा बोला कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, इसलिए डबल मास आ रहा था क्योंकि प्रोटॉन के साथ साथ उतने ही न्यूट्रॉन भी जिनका मास सेम है, इसलिए मास डबल हो जा रहा था। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। तो यहां से हमें ये बात समझ में आई कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं होते, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन अगर अंदर जाके देखा जाए तो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बात बोल दी जाती है कि एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड, क्या क्या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है बात? अब ये 2 तो प्रॉब्लम उसने फेस करी, लेकिन इनका सॉल्यूशन मिल गया था। जैसे पहली प्रॉब्लम कि भाई सारे प्रोटॉन एक साथ इस जगह में कैसे? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, वो सबसे ताकतवर फोर्स, नेचुरल फोर्स है वो। सेकंड कि भाई डबल कैसे आ रहा है मास? तो न्यूट्रॉन्स की वजह से। लेकिन जो थर्ड प्रॉब्लम थी, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। और थर्ड प्रॉब्लम तुम समझो क्या थी? ठीक है, होता क्या है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात, कि न्यूक्लियस, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन मस्त घुम्मी घुम्मी कर रहे हैं, और उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और बिल्कुल सही थी। उस थ्योरी में एक भी गलती नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फिजिक्स में 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, चैप्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ेंगे। तो उस थ्योरी में कुछ भी गलती नहीं थी। वो ये कहती थी कि इफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इट एमिट्स
electromagnetic waves, hence it start losing its energy. Hence it starts losing its energy. हुआ क्या कि वो थ्योरी ये बोलती थी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो वो जो है ना वो एनर्जी अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज करता जाएगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। कोई भी दुनिया का चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रिलीज करता जाएगा। तो अच्छा ठीक है, ऐसा कहती है। चलो इस बात को रदरफोर्ड के मॉडल पर अप्लाई करते हैं। रदरफोर्ड भैया बोलते हैं कि भैया ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मस्त घूम रहा है। तो लोगों ने बोला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है मतलब तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो रदरफोर्ड ने बोला कहाँ चेंज हो रही है? सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 2 से ही जा रहा है। लोगों ने बोला कि अरे रदरफोर्ड तुम्हें नहीं पता है, ये तो स्पीड है, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है। तो जब भी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो अगर एनर्जी वो लूज करता जाएगा तो धीरे 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 घूम के न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती जा रही है ना, अब कम होती जा रही है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, धीरे 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 घूम के न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। हाँ या ना? तो ये प्रॉब्लम आ गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में कि हेंस इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। हेंस इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो फिर तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन से जो घूम रहे हैं वो इन दी एंड गिर जाएंगे न्यूक्लियस में, तो फिर एटम ही नहीं बचेगा, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, एटम ही खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बात गलत थी, ठीक है, कुछ गलती थी मॉडल में, इस वजह से ये बात हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो समझ में आया क्या क्या मिस्टेक्स थी रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक है। इस मिस्टेक्स को रदरफोर्ड नहीं सुलझा पाया था, इसको सुलझाया था नेक्स्ट बंदे ने, बहुत सालों बाद आके, नील्स बोहर ने, ठीक है। नोट करो। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें ये पता चल गया कि भाई एटम के अंदर 3 चीज़ें होती है, तो इन 3 चीज़ों की मदद से हो क्या रहा था कि बहुत सारे एटम्स की डिस्कवरी उस टाइम पे होती जा रही थी, बहुत सारे एटम्स की डिस्कवरी होती जा रही थी भाई, कोई नाइट्रोजन, कोई फॉस्फोरस, कोई ऐसा। तो लोगों ने बोला कि यार एटम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाते हैं, तो उन्होंने एक तरीका बनाया। तो हम हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जिससे उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। तो कैसे किया उन्होंने, देखो भाई कोई भी एटम है, सपोज करो क्या नाम दे देता हूँ मैं, एक्स नाम दे देता हूँ कि कोई भी एटम है एक्स, है ना, फॉर एन एटम एक्स, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स, इस तरफ लिखेंगे जेड, इस तरफ लिखेंगे ए, या फिर कुछ कुछ बुक्स में इस तरफ जेड और इसी तरफ ऊपर की तरफ ए आ जाता है। इस तरीके से किसी भी एटम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर जेड क्या है यहाँ पे? जेड यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे, 5 प्रोटॉन है तो फिर 5 ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 प्रोटॉन है तो 6 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक और यहीं पे इंपॉर्टेंट बात भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फॉर अ न्यूट्रल एटम, अगर एटम न्यूट्रल है तभी तो होगी ये बात। अगर कुछ चार्ज होगा तो इसका मतलब, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। लेकिन कब सही है ये बात, केवल न्यूट्रल एटम के केस में। ए क्या होता है, ए कहलाता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, क्योंकि इससे हमें उसका एटम के मास का पता चल जाता है। देखना अभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर हो जाता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। भाई मेन मास किनकी वजह से आ रहा है, इन दोनों की वजह से तो आ रहा है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है मास नंबर। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं, तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वरना तुम डायरेक्ट डबल भी कर सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है, नोट करो। तो एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी फिर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं। हो गया, चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। Represent an atom which has 8 electrons, 8 protons and 8 neutrons. Represent an atom which has 8 electrons, 8 proton and 8 neutron. तो भैया कैसे करेंगे, सबसे पहली बात हम उसका पता लगाएंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 8। अब हम उसका मास नंबर पता लगाएंगे। मास नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 16। अब हम उसका पता लगाएंगे कि एटम कौन सा है। एटॉमिक नंबर क्या आया 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ये, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर यहाँ पे और मास नंबर यहाँ पे। समझ में आया, अच्छा। तो अब तुम मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन C612। इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताओ कितने कितने होंगे। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो भाई, क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 6C12। ठीक है, चलो देखो भाई, यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें दे रखा है Z इज इक्वल टू 6, और Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहीं से मिल गए। फिर हमें दे रखा है कि A एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 6 है, तो 12 इज इक्वल टू 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 माइनस 6 यानी कि 6। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, तो मुझे बताओ एटम कैसा है। एटम पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो यानी कि न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। समझ में आई बात, समझ में आया तो नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। चलो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन क्लोरीन 1735। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। हाँ भाई, कितना आ रहा होगा सर, देखो Z अपन को दे रखा है 17, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गए 17। फिर एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है 35, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए पता नहीं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 35 माइनस 17, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 18। अब मुझे ये भी पता है कि एटम कैसा है, न्यूट्रल है। सिंस एटम इज न्यूट्रल, तो फिर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और कितने आ जाएंगे 17। तो 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से। क्लियर है बात, नोट करो। हो गया, एक शानदार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसे करते हैं, ठीक है, जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर इसमें क्या कंसेप्ट सर, ये तो बच्चे क्वेश्चन है। अच्छे बच्चे क्वेश्चन है तो फिर इसको करके दिखा दो, मान जाऊंगा। हाँ सर लाओ, कर देंगे। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पेसी इज इक्वल टू 18, 16, 16 respectively. रिप्रेजेंट इट, से रिप्रेजेंट करके बताओ। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। कैसे करेंगे, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 16। तो मुझे ये तो पता चल गया कि अच्छा Z इज इक्वल टू 16 है, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि 32। अच्छा, Z16 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर का होता है। तो ये हो गया सल्फर का S। Z कितना है 16 है और ये कितना है 32, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ज़्यादा है, देखो, वरना नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा जब भी तो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो इस पर चार्ज क्या आएगा, 2-। समझ में आई बात। तो यहाँ से इसका चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, और वो निकालना भी, अगर तुम केवल इतना लिख के आ जाओगे गलत होगा। वो एटम नहीं है, वो आयन है, सल्फर का सल्फाइड आयन है। कैसे पता चला कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने ज़्यादा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए होंगे तो क्या चार्ज आएगा, -2। समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। सर कितना आगे बढ़ेंगे सर, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन, ठीक है। चलो 35, 80 इसे करना। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स से, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इनमें से। आइसोटोप्स, आइसोबर्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का मतलब क्या होता है, आइसो आइसो आइसो। तो सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है, सेम। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर अलग अलग, ठीक है। एलोट्रोप जिन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है, विच हैव, या फिर अच्छी सी भाषा में लिखें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो एक ही एलिमेंट के रहेंगे, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर अलग होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों में सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1H1 ये होता है, क्या नाम होता है भाई इसका, प्रोटियम। हाइड्रोजन का है एक आइसोटोप, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रोटियम। फिर एक होता है 1H2 जिसका 2 मास हो जाता है, 2 मास नंबर हो जाता है, ये होता है ड्यूट्रॉन। क्या होता है भाई, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम,
ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब हाइड्रोजन ही है, इसलिए हम बोल रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन का ही है लेकिन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है बात। एक और तीसरा भी भाई होता है इसका, वो होता है 1H3, तो वो हो जाता है ट्रीटियम। समझ में आई बात। ऐसे कार्बन के भी होते हैं आइसोटॉप्स, लिख लो भले, 6C12 होता है, एक 6C13 वाला भी होता है। देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, इनके नाम तो कुछ नहीं होते हैं। एक 6C14 वाला भी होता है। क्लियर है बात। तो आइसोटॉप समझ में आया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो एटम भी सेम रहेगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम रहेगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है बात। चलो अब अगला बंधु होता है, अगला बंधु कहलाता है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार क्या होते हैं? सेकंड, आइसोबार्स, आइसोबार का मतलब होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसमें डिफरेंट एलिमेंट हो जाता है, क्यों अभी पता चलेगा, एलिमेंट बदल जाता है। हैविंग सेम मास नंबर, इस बार क्या सेम रहेगा? मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो भाई एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट बदल जाएगा ना, इसीलिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर तो होता है 18 लेकिन मास नंबर होता है 40। और अगर मैं बात करूं पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 लेकिन मास होता है 40। और हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 लेकिन मास होता है 40। कुछ आइसोटोप्स होते हैं आर्गन के जिनका मास होता है 40, पोटेशियम का भी। तो देखो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक नंबर बदल गया इसलिए एटम्स बदल गया। पिछली बार क्या था? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है बात। ठीक है, थर्ड होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ, देखो एन आ रहा है ना तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर एटम्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं आइसोटोन्स। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा, एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एक लास्ट होता है, तो जब भी कोई बोले कि चेक करो कि आइसोटोन है कि नहीं, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेना, अगर इक्वल है तो आइसोटोन है, नहीं है तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम ही हो गया, सेम इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स या स्पेशीज, जरूरी नहीं है कि एटम्स ही हो, आयंस भी हो सकते हैं, तो एटम्स या आयन ही लिख देता हूं मैं, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। देखो एग्जाम्पल इसका, आर्गन। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18। अब मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन के अंदर कितने होंगे? 17। लेकिन अगर मैंने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि ये बन गया Cl-, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 17 + 1, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, 18 हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि आर्गन एंड Cl- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आर्गन एंड Cl- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया तो नोट करो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, ऑप्शन है आपके पास Mg2+, ऑप्शन बी H+, ऑप्शन सी Li+, ऑप्शन डी Na+।
किसके साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो हमें निकालना है कि भाई जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने इनमें से किस में होंगे। सबसे पहले बीई में निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना, लेकिन +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर, होने चाहिए थे 4 + 2 4 जाएगा, 2 दे दिए तो ये हो जाएगा 2। समझ में आया, यानी कि हीलियम बेरिलियम के अंदर है 2। अब हमें ये पता लगाना है इन चारों में से किस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12, लेकिन 2 दे दिए तो हो गए 10, यानी कि ये तो नहीं है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक ही दे दिया तो कितने हो गए 0, ये भी नहीं है। लिथियम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 3, लेकिन +1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें हो गए 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा Li+। समझ में आई बात। Na+ में तुम निकाल के बताना मुझे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, चलो तब तक के लिए बाय बाय।